हेलो गाइस, आज वेलकम है यूट्यूब क्लास। ठीक है ना। आज अपन सीख रहे बेटा चैप्टर है केस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अपना चैप्टर कौन सा है? केस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना। आज स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे बेटा। इसका वेटेज 12th बोर्ड में, आरबीएससी बोर्ड में 8 मार्क्स का है। ठीक है ना। सबसे सिंपल चैप्टर है ये। चैप्टर अपना कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे कोई कोर्स करोगे 12th के बाद तो भी ये आएगा। ठीक है ना। कॉलेज में भी ये चैप्टर आता ही है। ठीक है ना। तो आज बात करते हैं अपन इस चैप्टर की, केस फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 6 है, बुक सेकंड। ठीक है ना। अब क्या लग रहा है? केस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना। आईसीआई ने क्या है, इसका एक एएस बनाया है। ठीक है ना। केस फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक एएस है, लेखा मानक। ठीक है ना। उसके अनुसार इसका लेखा होता है, और लेखा मानक कौन सा है? 3। ठीक है ना। तो केस फ्लो स्टेटमेंट का लेखा मानक AS3, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, मतलब लेखा मानक 3। ठीक है ना। तो लोकल लॉ विवरण लेखा मानक 3 के अनुसार इसका लेखा होता है। ठीक है ना। अब आता है बेटा इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। केस फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा आती है केस फ्लो। क्या आती है? केस फ्लो। इसका मतलब क्या होता है कि ना बिजनेस में कितना केस का इनफ्लो हो रहा है, या बिजनेस में ना कितना केस का आउटफ्लो हो रहा है। अर्थात कि व्यवसाय में ना कितनी नगद आ रही है और व्यवसाय में कितनी नगद जा रही है, उसको बोलते हैं केस फ्लो। तो केस फ्लो का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में कितनी नगद आ रही है और कितनी नगद जा रही है, उसे क्या बोलेंगे अपन? केस फ्लो। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछ रहा है कि केस फ्लो का मतलब होता क्या है, तो सिंपल सा मतलब है इनफ्लो और आउटफ्लो। किसका? केस का। मतलब नगद का ना जो इनफ्लो है, ठीक है ना, या नगद का ना जो आउटफ्लो है। ठीक है ना। इनफ्लो मतलब आना, ठीक है ना, और आउटफ्लो मतलब क्या होता है? जाना। कि व्यवसाय में कितनी नगद आ रही है या व्यवसाय से कितनी नगद जा रही है, उसे कहते हैं बेटा केस फ्लो। ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता केस। इस चैप्टर में केस फ्लो स्टेटमेंट जो लेखा मानक 3 है, वो क्या कहता है कि केस की कोई डेफिनेशन नहीं है। केस की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये दे रखा है कि केस में क्या क्या आता है। तो केस में कल 2 चीजें आती है बेटा, एक तो आता कैश इन हैंड और एक आता कैश एट बैंक। ठीक है ना। तो केस की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये दे रखा है कि केस में क्या क्या आता है। तो केस में 2 चीजें आती है, एक तो कैश इन हैंड और एक क्या आता है? कैश एट बैंक। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा केस इक्विवेलेंट। ये बेटा आईएमपी है। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आते जाता है बेटा। ठीक है ना। कि केस इक्विवेलेंट मतलब लोकर तुल्य। इसका मतलब होता क्या है? तो क्या लग रहा है? लोकर तुल्य का सिंपल सा मतलब होता है, इसका तात्पर्य ऐसे अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट से। इसका तात्पर्य ऐसे अल्पकालीन तरल विनियोग से जिन्हें शीघ्र से शीघ्र बेचकर नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना। उसे कहते हैं लोकर तुल्य। तो लोकर तुल्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्हें बेचकर, ठीक है ना, नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे बोलेंगे लोकर तुल्य। ठीक है ना। इनकी अवधि होती है 3 माह। ठीक है ना। इनकी अवधि कितनी माह होती है? 3 माह। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको ना 3 माह के अंदर बेचकर नगद में बदला जा सकता है, उसे बोलेंगे लोकर तुल्य। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसका तात्पर्य ऐसे अल्पकालीन तरल विनियोग से जिन्हें शीघ्र से शीघ्र नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, और इनकी अवधि कितने माह की होती है? 3 माह की होती है। ठीक है ना। तो ये ना चैप्टर है केस फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट चीज वापस रिव्यू करा रहा हूं कि इसका जो लेखा मानक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3 है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि केस फ्लो स्टेटमेंट का लेखा मानक कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? लेखा मानक 3, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है ना। फिर परिभाषा है, तो पहली परिभाषा आती है केस फ्लो। सिंपल सा मतलब है कि कितना केस का इनफ्लो हो रहा है या कितना केस का क्या हो रहा है? आउटफ्लो, उसे बोलते हैं केस फ्लो। ठीक है ना। फिर सेकंड आता केस। केस की कोई है ना डेफिनेशन नहीं है, बस ये दे रखा है
केस में क्या क्या आता है, एक तो कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। फिर आता लोकर तुल्य केस इक्विवेलेंट, इसका तात्पर्य ऐसे अल्पकालीन तरल विनियोग से जिन्हें शीघ्र से शीघ्र नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ऐसे अल्पकालीन तरल विनियोग से जिन्हें शीघ्र से शीघ्र नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, और इनकी जो अवधि होती है बेटा वो 3 महीने की होती है। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। अब आता है मेथड, केस फ्लो स्टेटमेंट के मेथड। तो लेखा मानक 3 क्या कहता है, मेथड ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट। तो केस फ्लो स्टेटमेंट के नाम बेटा 2 मेथड है, ठीक है ना। रोकड़ प्रवाह विवरण केस फ्लो स्टेटमेंट के कितने मेथड है बेटा, 2 मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर कोई पूछ ले कि केस फ्लो स्टेटमेंट के कितने मेथड है, तो 2 मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, फिर आता मेथड के बाद अपना जो इंपॉर्टेंट मेथड है अपने जो कोर्स में है वो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अपने कोर्स में नहीं है, अपने कौन सा कोर्स में है, इनडायरेक्ट मेथड। तो क्या लग रहा है, केस फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के 2 मेथड है, 2 विधियां है। पहली विधि का नाम है डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, क्रियाओं के प्रकार। प्रत्येक मेथड के अंदर 3 एक्टिविटी होती है, 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, क्रियाओं के प्रकार, इसका मतलब है केस फ्लो स्टेटमेंट के प्रत्येक मेथड के अंदर ना 3 क्रियाएं होती है या 3 एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी का नाम क्या है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हिंदी बोलते हैं परिचालन क्रिया। दूसरी एक्टिविटी आती है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरी क्या आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं निवेश क्रिया, ठीक है ना। और लास्ट आती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब वित्तीय क्रिया, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, तो क्या लगना है, एक्टिविटी है ना 3 प्रकार की होती है। एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। पहली आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी क्या आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी क्या आती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कोई क्या लग रहा है, अगर कोई पूछे कि मेथड कितने हैं, तो मेथड तो 2 होते हैं। मेथड कितने होते हैं, 2। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जब बात आएगी एक्टिविटी की, तो कितनी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेथड मेरे 2 है, एक तो क्या बेटा डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, और एक क्या बेटा इनडायरेक्ट मेथड। फिर इसके बाद आती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 3 होती है। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग, और थर्ड जो होती है बेटा वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी बेटा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब जो प्रैक्टिकल है बेटा वो इन 3 एक्टिविटी का है। तो क्या याद रखना बेटा, ये एक्टिविटी जो 3 है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना बहुत सी टर्म आती है, ठीक है ना। तो सबसे इस चैप्टर को सिंपल तरीके से सीखने का अर्थ यही होगा बेटा, इस चैप्टर को कैसे इजीली सीखे अपन। तो इजीली सीखने का तरीका है कि ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी याद कर लो, ठीक है ना। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खूब सारी टर्म्स आती है बेटा, ठीक है ना। सागर है सागर, ठीक है ना। लेकिन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसमें ना लिमिटेड टर्म्स आती है। जैसे आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें ओनली 3 टर्म्स आती है बेटा। कितनी टर्म्स आती है, 3 टर्म्स। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें आती है 4 टर्म्स, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग में केवल 3 ही ट्रांजैक्शन आते हैं और फाइनेंसिंग में कितने आते हैं बेटा, 4। टोटल कितने हो गए बेटा, 7। तो इन 7 को छोड़कर बाकी जो भी टर्म्स होती है वो आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को सीखने का सबसे सिंपल तरीका है कि है ना इन्वेस्टिंग याद कर लो और फाइनेंसिंग याद कर लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ओनली वो 4 टर्म्स आती है,
और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें कितनी आती है बेटा 3, बची कितनी टोटल कितनी हो गई बेटा 4 और 3 7। तो इन 7 को छोड़कर बाकी जो भी है वो सब जाता है ऑपरेटिंग में। इन 7 टर्म्स को छोड़कर बाकी जो भी टर्म्स है वो किसमें जाती है बेटा ऑपरेटिंग में, ठीक है ना। और कुछ 3 टर्म्स ऐसी है जो ना तीनों में नहीं आती बेटा। 3 टर्म्स ऐसी होती है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती नहीं है, नहीं तो ऑपरेटिंग में आएगी, न इन्वेस्टिंग में आएगी, न फाइनेंसिंग में आएगी। 3 टर्म्स ऐसी होती है बेटा जो पूरी कोई सी भी एक्टिविटी हो किसी में नहीं आती है, नहीं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, न इन्वेस्टिंग में आएगी, न फाइनेंसिंग में आएगी। इससे तो केवल अपना आंसर की जांच करेंगे, ठीक है ना। तो वो 3 टर्म्स कौन सी है जो किसी में नहीं आती है? एक तो कैश इन हैंड, एक है कैश एट बैंक, एक है करंट इन्वेस्टमेंट। 3 टर्म्स ऐसी है जिसको ना जो ना पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती है, नहीं तो ऑपरेटिंग में आएगी, न इन्वेस्टिंग में आएगी, न फाइनेंसिंग में आएगी। अब पहली टर्म्स क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजें याद रखनी है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती है। पहली क्या है? कैश इन हैंड, दूसरी क्या है? कैश एट बैंक, और तीसरी क्या बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरी क्या बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट। एक तो कैश इन हैंड, एक कैश एट बैंक और एक क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीजें ना ये तो ऑपरेटिंग में आती है, न इन्वेस्टिंग में आती है, न फाइनेंसिंग में आती है, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है। तो मैंने कहा था कि है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 4 टर्म्स आती है, इन्वेस्टिंग में कितनी आती है बेटा 3, टोटल कितनी हो गई 7, और 3 टर्म्स मैंने ऐसी बताई जो किसी में आती नहीं है, कितनी हो गई 10। इन 10 को छोड़कर बाकी जो सब कुछ है वो सब किसमें आएगा? ऑपरेटिंग में। तो अपन बात करते हैं फाइनेंसिंग की, पहले किसकी बात करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेटा क्या आएगा? फाइनेंस से रिलेटेड कि कंपनियों को ना किन किन सोर्स से पैसा प्राप्त होता है, ठीक है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये डिपेंड कर रखा है कि कंपनी को ना किन किन सोर्स से पैसा प्राप्त होता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहती है कि 4 सोर्स है बेटा, ठीक है ना। पहला आता है बेटा शेयर कैपिटल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी है उसमें पहली चीज आती है बेटा शेयर कैपिटल, दूसरी आती है डिबेंचर, तीसरी आती है बेटा लोन, इसमें बैंक बॉडी भी इंक्लूड है बेटा, बैंक बॉडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, और लास्ट आता है बेटा इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है ना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो आता है शेयर कैपिटल, ठीक है ना, एक आता है डिवेंचर, एक आता है लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूड है बेटा, ठीक है ना। और लास्ट आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चीज कौन सी आती है? एक तो आती है शेयर कैपिटल, ठीक है ना, दूसरी क्या आती है? डिवेंचर, तीसरी क्या आती है बेटा? लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, और चौथी आती है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। अब क्या होता है बेटा? जो शेयर कैपिटल होती है ये 2 प्रकार की होती है। शेयर कैपिटल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो फर्स्ट टर्म्स है उसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल भी कितनी होती है? 2, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक क्या होती है बेटा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब नियम क्या है बेटा इसका कि अगर शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है, यदि शेयर कैपिटल वृद्धि होती है बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने शेयर इशू करा है। इशू करे मतलब शेयर बेचे हैं, और बेचे तो पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो क्या करना है अपने को? प्लस करना है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख थी, 8 लाख हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा? 5 लाख, कितनी हो गई बेटा? 8 लाख। कितनी इंक्रीज हुई है? 3 लाख। इसका मतलब कंपनी है ना 3 लाख के शेयर 3 लाख के शेयर ना इशू करा है। इशू मतलब सेल कर रहा है, और सेल करेंगे तो केस आएगी, और आएगी तो इनफ्लो है, और इनफ्लो है तो प्लस करना है, ठीक है ना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहली जो टर्म्स है वो है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल भी 2 प्रकार की होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है बेटा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अब इसका नियम क्या है?
कि अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने शेयर इशू करा है, और इशू करा है तो इसका मतलब केस का इनफ्लो हो रहा है, और इनफ्लो हो रहा है तो केस आ रही है, और आ रही तो उसको क्या करना है अपने को प्लस करना है, ठीक है ना। लेकिन यदि शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब है कंपनी ने ना पेमेंट किया है, और पेमेंट किया है तो केस का आउटफ्लो हो रहा है, और आउटफ्लो हो रहा है तो क्या करना है अपने को माइनस करना है, ठीक है। इसी प्रकार डिवेंचर है, डिवेंचर सिस्टम यही है बेटा कि अगर डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी ने डिवेंचर इशू कर रहा है, इशू मतलब होता है सेल करना, सेल की है और सेल कर रहा है तो केस का इनफ्लो हो रहा है, और इनफ्लो हो रहा है तो क्या करना है बेटा प्लस करना है। लेकिन अगर डिवेंचर क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि अपन ने पेमेंट किया है, कंपनी ने क्या करा है पेमेंट किया है, पेमेंट किया है तो केस जारी है, और जारी है तो क्या करना है बेटा माइनस करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार लोन, अगर लोन है ना इंक्रीज लोन और बैंक ऑफ ड्राफ्ट यदि इंक्रीज होता है तो कंपनी ने उधार लिया बैंक से, ठीक है ना, तो इसका मतलब केस आ रही है, और आ रही तो क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे, ठीक है। अगर लोन डिक्रीज हो रहा है तो इसका लोन का पेमेंट किया है, और पेमेंट किया तो क्या होगा केस जारी है, और जारी तो क्या करेंगे अपन माइनस। इसी प्रकार इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ये हमेशा माइनस होगा, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट निकलता किस पर है, डिबेंचर पर और लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है ना। डिबेंचर पर और लोन पर क्या पे किया जाता है बेटा इंटरेस्ट का भुगतान करेंगे, और जो शेयर कैपिटल है बेटा उस पर क्या देंगे अपन डिविडेंड, ठीक है ना। डिबेंचर और लोन पर किसका पेमेंट करते हैं बेटा इंटरेस्ट का, और जो शेयर कैपिटल है उस पर पेमेंट करते हैं डिविडेंड का, ठीक है ना। और जो इंटरेस्ट है और जो डिविडेंड है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ज्ञात किया जाता है, किस पर क्या ज्ञात किया जाता है ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है बेटा। तो क्या लग रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना चार चीज आती है बेटा, एक तो शेयर कैपिटल, ठीक है ना, और शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है दो, एक तो क्या होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब नियम क्या है, शेयर कैपिटल यदि इंक्रीज होती है तो इशू किया है, और इशू किया है तो इनफ्लो हो रहा है प्लस करेंगे, और शेयर कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो अपन ने पेमेंट किया है, पेमेंट किया तो केस जारी है पेमेंट किया है तो केस जारी है, और जारी तो क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल का सिंपल सा रूल है, इंक्रीज होगी तो प्लस करना है, और डिक्रीज होगी तो क्या करना है अपने को माइनस, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार डिवेंचर, अगर डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है तो इशू किया है, और इशू किया तो इनफ्लो है प्लस करना है। लेकिन अगर डिवेंचर डिक्रीज हो रहा है तो अपन ने ना पेमेंट किया है, और पेमेंट किया है तो माइनस करेंगे। इसी प्रकार लोन और बैंक ओडी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उधार और लिया है, ठीक है ना, तो इसको प्लस करना है। लेकिन अगर लोन डिक्रीज हो रहा है तो पेमेंट किया है तो उसको माइनस करना है, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है बेटा इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ऑलवेज क्या होगा बेटा माइनस, क्योंकि बोला है आपको पेड, पेड मतलब चुका रहे हैं अपन भुगतान कर रहे हैं, तो केस जारी है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन दो पॉइंट में चीज याद रखनी बेटा, शेयर कैपिटल अगर डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है तो वो किस रीजन से इंक्रीज हो रहा है, बोनस शेयर के कारण। शेयर कैपिटल ना अगर इंक्रीज हो रही है, शेयर कैपिटल क्या हो रही है बेटा इंक्रीज, तो अपन देखेंगे कि जो इंक्रीज हो रही है वो बोनस शेयर के कारण तो इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर बोनस शेयर के कारण इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस नहीं करेंगे बेटा। जैसे मान लो 5 लाख कैपिटल थी 8 लाख हो गई, इक्विटी कैपिटल ना 5 लाख थी 8 लाख हो गई, इक्विटी कैपिटल कितनी थी बेटा 5 लाख थी 8 लाख हो गई, और नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी ने ना 1 लाख के बोनस शेयर इशू करे है, 1 लाख के क्या इशू करे बेटा बोनस शेयर। तो जो कैपिटल 3 लाख बढ़ रही है उसमें से 1 लाख तो बोनस शेयर है, फ्री के शेयर है, उसमें नहीं तो केस आती है और नहीं जाती है, तो अपन 3 लाख नहीं लिखेंगे, केवल 2 लाख ही प्लस करना है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था 5 लाख कैपिटल थी 8 लाख हो गई, कितनी इंक्रीज हुई है 3 लाख, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है कि 1 लाख तो इसमें बोनस शेयर है, बोनस शेयर में कुछ आता जाता है क्या नहीं, बोनस शेयर होगा फ्री के शेयर, ठीक है ना, फ्री में कंपनी शेयर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना 3 लाख इंक्रीज हुई है, लेकिन 1 लाख तो क्या है बोनस शेयर है, तो मतलब 1 लाख से तो नहीं तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो बचा कितना 2 लाख, तो 2 लाख लिखेंगे अपन, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर डिबेंचर मान लो इंक्रीज हो रहा है तो डिबेंचर थे 2 लाख के 3 लाख के हो गए, और उसमें लिखा हुआ है कि जो 1 लाख के डिबेंचर इंक्रीज हुए हैं उसमें से ना 50,000 तो अपन ने ना मशीनरी खरीदी है उसका भुगतान किया है,
अगर डिबेंचर इंक्रीज होते हैं किस रीजन से बेटा, संपत्ति को खरीदने के उद्देश्य से, ठीक है ना, तो उसमें नहीं तो केस आ रही है नहीं जा रही है, वो क्या बेटा एक्सचेंज है, और एक्सचेंज है तो ना आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी क्या लिखना है, 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो बोनस शेयर और एक्सचेंज को क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है, क्या करना है बेटा, इग्नोर। एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजल्ट एसपीआर अगर बढ़ती है तो प्लस करेंगे, एसपीआर अगर बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, अगर घट रही है तो इग्नोर करना है बेटा, ठीक है ना। इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में याद रखना है, अगर एसपीआर इंक्रीज हो रही है तो प्लस करना है, और डिक्रीज हो रही है तो क्या करना है बेटा, माइनस करना है, होगा ही नहीं बेटा माइनस, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा। तो एसपीआर बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो इग्नोर करना है बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कंपनी है ना कैपिटल का भुगतान या डिबेंचर का भुगतान प्रीमियम पर करती है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम रिडम्पशन। अगर पेमेंट है ना प्रीमियम पर करनी है तो जोड़ के लिखोगे प्रीमियम को, ठीक है ना। अगर कंपनी डिबेंचर ना डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो लेस करके लिखना है, डिस्काउंट है तो लेस करके लिखेंगे, और प्रीमियम है तो प्लस करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें की दी जाती है बेटा 4 चीजें, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूडेड बेटा, और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इन तीनों का नियम सेम है बेटा, अगर इनमें इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है तो प्लस करना है, और इनमें कमी होती है तो क्या करना है बेटा, माइनस करना है, ठीक है ना। बट इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, बोनस शेयर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सचेंज है, बोनस शेयर है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ऑलवेज क्या होगा बेटा, माइनस होगा, ठीक है ना। और ये भी याद रखना है, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है तो माइनस करके लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल का और डिबेंचर का पेमेंट प्रीमियम पर करना है तो जोड़ के लिखना है बेटा, ठीक है ना। और एक चीज है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा, किस पे निकलेगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है ना। इंटरेस्ट निकलता है डिबेंचर और लोन पर, और डिविडेंड निकलता है किस पर बेटा, कैपिटल पर, ठीक है ना। ये बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है।